बद्रीनाथ कपाट बंद हो जाएंगे और 17 नवंबर इसकी तारीख रखी गई है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आपको बता दें, श्रद्धालुओं में अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें देखिए, जहां बद्रीनाथ धाम सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे और तीर्थ पुरोहितों से मुलाकात की उन्होंने। सीएम ने तीर्थयात्रियों से बातचीत कर उनके फीडबैक भी लिए। सीएम धामी ने कहा, इस बार की यात्रा अपने अंतिम चरण में है। सभी ने बहुत संतोष व्यक्त किया है। यात्रा बहुत अच्छी तरह संपन्न हुई है। कपाट बंद होने में अभी 4 दिन का समय बाकी है, फिर भी भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां आ रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हैं। ये तस्वीरें तब की हैं जब सीएम पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ धाम पहुंचे। वहां पर क्योंकि कपाट बंद होने वाले हैं, 17 नवंबर तारीख तय की गई है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। लेकिन उससे पहले सीएम धामी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इतना ही नहीं, जब वो बद्रीनाथ धाम पहुंचे तो उन्होंने बद्री विशाल के दर्शन किए और वहां के लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आए। तीर्थ पुरोहितों से भी उन्होंने मुलाकात की और किस तरीके से वहां पर विकास कार्य चल रहे हैं उनका भी निरीक्षण करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए। इस बार यात्रा अपने अंतिम चरण में है और इस बार की यात्रा से यहाँ के हमारे सभी तीर्थ पुरोहित समाज के लोग, हमारे धार्मिक संगठनों के लोग, व्यापार मंडल के लोग, होटल एसोसिएशन, अन्य एसोसिएशन, सभी ने बहुत संतोष व्यक्त किया है कि यात्रा बहुत कुशलतापूर्वक संपन्न हुई है, अच्छी यात्रा हुई है। और यात्रा चूंकि अब कपाट बंद होने में 4 दिन का समय शेष है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं। निश्चित रूप से ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, चाहे वो बाबा केदार की यात्रा हो, जहाँ पर भव्य निर्माण और दिव्य निर्माण हुआ है, और 2000 करोड़ रुपए से भी अधिक की योजनाओं से आज तेजी से उस क्षेत्र को नवनिर्माण पुनर्निर्माण किया जा रहा है। अनेक काम वहाँ पर हो रहे हैं, अनेक चरणों में काम हो रहे हैं। और एक बाबा का स्थान भी पूरी दुनिया के अंदर आस्था श्रद्धा का स्थान है। और आने वाले लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार 2013 की आपदा के समय में पूरी तरह से वो स्थान क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन आज उसका नवनिर्माण और पुनर्निर्माण होकर भव्य केदार और दिव्य केदार बन गया है। उसी प्रकार हमारा भगवान बद्री विशाल का ये स्थान, यहाँ भी मास्टर प्लान के तहत हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यहाँ पर काम चल रहा है और अनेक निर्माण के कार्य चल रहे हैं। काफी स्वरूप यहाँ का बदला है। आने वाले समय में यहाँ का और अच्छा स्वरूप निकल कर आएगा। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तराखंड के लोक पर्व विकास को अपने आवास पर बनाने के बाद गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी इस पर्व को उत्तराखंड में भी मनाने के लिए कोटद्वार पहुंचे। कोटद्वार के ऐतिहासिक मालवीय उद्यान में आयोजित हुए विकास पर्व में इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान अनिल बलूनी ने कहा कि उत्तराखंड के लोक पर्व इगास को पीएम मोदी की वजह से दुनिया जानने लगी है, जो हर उत्तराखंडी के लिए गर्व की बात है। देखिए, अब आने वाले समय में हम इगास को इस स्तर पे ले जाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से नवरात्रों में सब लोग गरबा खेलने गुजरात जाते हैं, जैसे दुर्गा पूजा देखने लोग बंगाल जाते हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि उत्तराखंड का एक त्यौहार ऐसा हो जिसको पूरा विश्व पहचाने और पूरा विश्व उस त्यौहार को देखने और हमारी संस्कृति को देखे और उसमें शामिल हो। तो इसलिए हमारा ये प्रयास है, आने वाले सालों में इगास को और प्रमुखता के साथ और प्रबलता के साथ मनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल स्वयं इगास के बारे में बहुत सारी चीजें बोली भी हैं। कल स्वयं देश के इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री स्वयं इगास के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है आने वाले समय में इगास पूरे दुनिया में पहचाना जाएगा और प्रत्येक उत्तराखंडी इगास पे गर्व महसूस करेगा। देखिए, परंपरा देवभूमि परंपरा, विश्व की आध्यात्मिक राजधानी है देवभूमि उत्तराखंड। ये कोटद्वार ऋषि मुनियों की धरती है, ज्ञानी तपस्वियों की धरती है, बाबा सिद्ध बलि की ये पवित्र धरती है, करुण ऋषि की पवित्र धरती है। ये धरती में इगास का प्रोग्राम जो मनाया जा रहा है, एकादशी का इसको रूप माना जाता है। यहाँ हम इगास कर रहे हैं। पहाड़ी भाषा में हरियाणा में एकादशी को ग्यास बोलते हैं। ग्यास से इगास हो गई।
जिस दिन पता लगा था भगवान राम का उस दिन एकादशी थी। और जिस दिन जो हमारे सैनिक वहाँ तिब्बत में करने गए थे और त्योहार नहीं मना पाए थे, तो इस दिन वो पता लगा कि भाई वो वापिस आ गए, तो उस दिन एकादशी थी, इसलिए इसका नाम एकादश दे दिया। इसको पर्व से बहुत खुशी से जो है मनाते हैं। परंपरा। तो वहीं पौड़ी के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में जिला प्रशासन ने नगर पालिका प्रशासन के सहयोग से इगास बग्वाल पर्व पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया और इसी मौके पर स्थानीय विधायक राजकुमार पौड़ी ने बतौर मुख्य अतिथि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान SHG ग्रुप, जागृति महिला व एकता स्वयं सहायता समूह की ओर से थड़िया, चौफाला व लोक नृत्यों की प्रस्तुतियां दी गई। इस मौके पर उत्तराखंड के लोक पर्व इगास बग्वाल पर मौजूद लोगों ने स्थानीय विधायक एवं मुख्य विकास अधिकारी के साथ जमकर खेला खेला। सर्वप्रथम तो मैं सभी जनपद वासियों को इस पावन पर्व पर इगास बग्वाल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई प्रेषित करता हूं। और आज ये रामलीला ग्राउंड में यहाँ पे सभी पौड़ी शहर के निवासी और आसपास के निवासी भी यहाँ पे आए हैं और इगास बग्वाल पर्व को बहुत ही उल्लास के साथ मना रहे हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि भैलो खेला जा रहा है यहाँ पे, और ये एक बहुत अच्छी परंपरा है। जो हमारे लोकल त्योहार हैं उनको हम लोग पुनर्जीवित कर रहे हैं, जो यहाँ के निवासी हैं उसको पुनर्जीवित कर रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा कि जो यहाँ की महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हमारी माताएं बहनें हैं, उनके द्वारा अपने पुराने जो लोकगीत हैं, पुराने मांगलिक गीत हैं, उनको गाया गया। तो ये इतना अच्छा एक प्रयास है कि ये अगली पीढ़ी को ट्रांसफर हो, ये मांगलिक गीत, ये लोकगीत। तो ये इस पर्व को मनाने का हमारा जो उद्देश्य है वो आज भी बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। पिछली वर्षों की भांति आज भी इगास के शुभ अवसर पर यहाँ पर सभी प्रशासन की तरफ से, नगर पालिका की तरफ से, CDO पौड़ी की तरफ से, अपने तहसीलदार पौड़ी की तरफ से, सभी लोगों ने, सभी विभागों ने यहाँ पे अपना पार्टिसिपेट करते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। और सभी लोग, ये पौड़ी की आम जनता जो है बहुत खुश है, क्योंकि हमारे जो ये लोक पर्व है वास्तव में ये विलुप्ति की तरफ जा रहे हैं। इनको जिंदा रखने के लिए इस तरह के कार्यक्रम बहुत आवश्यक है और हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हमारे लोक पर्व, हमारे रीति रिवाज, हमारे संस्कार, हमारे जो कल्चर है उसको बचाने का हम सब लोग प्रयास करते हैं। तो वहीं देहरादून के परेड ग्राउंड में चल रहे 5 दिवसीय युवा महोत्सव में स्पोर्ट्स साइंस पर कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला में विशेषज्ञों द्वारा खिलाड़ियों को खेल के प्रति जागरूक किया गया, साथ ही खेल से रोजगार के बढ़ते अवसरों के बारे में जानकारी दी गई। तो वहीं कार्यशाला में पहुंचे खेल विभाग के विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा ने बताया कि कार्यशाला में स्पोर्ट्स कॉलेज के बच्चों के साथ ही कोच भी मौजूद रहे। कार्यशाला के जरिए खिलाड़ियों को अपने भीतर छिपे प्रतिभा को निखारने के साथ खेल से रोजगार में मिलने वाले लाभ की जानकारी भी दी गई। देखा कितना जोश है बच्चों में, और कोचेस जो आए हुए उनमें, बाहर से जितने खिलाड़ी आए उनमें भी जोश है। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि इस सेशन के माध्यम, जो आपने देखा भारत से काफी नामी गिरामी लोग आए हैं जो कि स्पोर्ट्स साइंस पे, फिजियोथेरेपी पे, आज जैसे देखा नेवी से उनके नेवी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के सेक्रेटरी आए थे। तो ऐसे लोग आके हमारे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि हमारे लोगों में स्पोर्ट्स के प्रति जो भावना है, वो जो अगर पुरानी ऐसी भावना जिससे कि उनमें डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, उस भावना को हटाना है और डेवलपमेंट वाली भावना को डालना है। तो इस भावनाओं के लेके ये कॉन्क्लेव हो रहा था। और आज हमारा तीसरा दिन है, 2 दिन और बचे हैं। 2 दिन हमारे और भी गेस्ट आएंगे जिनसे हम लगातार बात करेंगे। आपने खुद देखा कितना। तो वहीं उत्तराखंड में आगामी निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने सक्रियता दिखानी शुरू कर दी है। चुनाव से पहले पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की तलाश में पूरी ताकत झोंक दी है। हरिद्वार जिले के लिए नियुक्त किए गए कांग्रेस के चुनाव प्रभारी प्रकाश जोशी ने हरिद्वार में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें की और संगठन की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस का मकसद ऐसे उम्मीदवारों को चुनाव में उतारना है जो पार्टी के प्रति पूरी तरीके से समर्पित और जनता के लिए काम करने का जुनून रखते
हूं। प्रकाश जोशी ने पार्टी की चुनावी तैयारियों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बद्रीनाथ और बंगलौर सीट पर हाल ही में हुए उपचुनावों में कांग्रेस की जीत ने जनता के मिजाज को बदल दिया है। उन्होंने दावा किया है कि इन जीतों ने राज्य में कांग्रेस की लोकप्रियता को बढ़ाया है और जनता का विश्वास कांग्रेस की ओर बढ़ा है। इसी कारण से पार्टी अब निकाय चुनाव में भी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। प्रकाश जोशी ने आया कि बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि राज्य की बीजेपी सरकार निकाय चुनाव को लेकर लगातार भयभीत है और हार के डर से चुनाव को टालने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार जनता का सामना करने से बच रही है और निकाय चुनाव में देरी कर रही है ताकि उन्हें अधिक समय मिल सके। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए कहा कि जनता बदलाव चाहती है और कांग्रेस पूरी तरीके से इसके लिए तैयार है। बाई इलेक्शंस भी हुए, बद्रीनाथ का हुआ और मंगलौर सीट पे हुआ और कांग्रेस को एक अच्छी बड़ी बढ़त वहाँ मिली और हम जीत के आए। और सरकार होने के बाद, बीजेपी की सरकार होने के बावजूद, तो उससे पूरे प्रदेश की जनता का मिजाज स्पष्ट होता है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश सरकार स्थानीय निकाय चुनावों को पीछे ढकेलती जा रही है, लेट करती जा रही है, उससे स्पष्ट दिखता है कि उनके अंदर एक दहशत है, एक भय का माहौल है चुनाव हारने का। वो डर है, उसी डर की वजह से वो चुनाव नहीं करवा पा रही। मैंने कहा कि एक तो होते हैं आवेदक जो ये समझते हैं कि हमें चुनाव लड़ना है, पर कभी कभी पार्टी को तय करना चाहिए कि सच में उनके अलावा भी कोई और उम्मीदवार हो सकता है कि नहीं हो सकता, ऐसी भी संभावना। निश्चित रूप से मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी को तो धन्यवाद करूंगा कि बहुत ही ऊर्जावान साथी हमारे बड़े भाई प्रकाश जोशी जी को यहाँ का प्रभारी बनाकर भेजा है। निश्चित रूप से उनका एक तजुर्बा है, उनका अपना एक्सपीरियंस है, पूरे देश के अंदर चुनाव करा के आए हैं वो लोग, तो उनको जितना एक्सपीरियंस है उसका निश्चित रूप से हमारी नगर पालिका क्षेत्र को भी फायदा। तो वहीं हरिद्वार में रेलवे के लोको पायलटों और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर संस्था के बीच एक विशेष कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला का उद्देश्य रेलवे पायलटों को वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर जागरूक करना और रेलवे लाइनों पर बरती जाने वाली जरूरी सावधानियों को साझा करना था। बता दें कि हरिद्वार देहरादून रेलवे लाइन का एक बड़ा हिस्सा राजाजी टाइगर रिजर्व से होकर गुजरता है, जो वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र है। इस क्षेत्र में हाथियों और अन्य जंगली जानवरों के रेलवे दुर्घटनाओं में फंसने की संभावना बनी रहती है। इसे ध्यान में रखते हुए इस कार्यशाला में विशेषज्ञों ने ऐसे उपाय सुझाए जिनसे इन दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। कार्यशाला में विशेषज्ञों, रेलवे के लोको पायलटों और राजाजी टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। विशेषज्ञों ने पायलटों को ट्रेन संचालन के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरतने और वन्य जीवों की गतिविधियों पर नजर रखने और ट्रेन की गति को नियंत्रित करने जैसे अहम सुझाव दिए। देहरादून के बीच राजाजी पार्क से जो रेलवे ट्रैक गुजरता है और इसमें जैसे कि बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ है, एलिफेंट हैं, गुलदार हैं, अन्य बहुत से वन्य प्राणी हैं, को कैसे उनका एक्सीडेंट को रोका जाए, इसी संबंध में हमारे डबल की तरफ से जो है एक्सपर्ट के द्वारा यहाँ पे एक कार्यशाला रखी गई है। और जो डबल जो यहाँ पे जो है एक्सपर्ट है वो पूरे भारत देश में से इस संबंध में जो है देखते हैं, हर स्टेटों में देखते हैं, वर्कशॉप करते हैं और उनके द्वारा यहाँ पे जो जो कारण क्या हैं और कैसे हम उसको न्यूनतम कर सकते हैं, इसी संबंध में स्टाफ को और रेलवे स्टाफ को, लोगों पायलट को मतलब प्रशिक्षित करना है। हरिद्वार से लेके देहरादून के बीच। तो वहीं देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल के नेतृत्व में गठित 5 टीमों द्वारा शहर में स्थापित पब एवं बार पर निर्धारित समय के बाद भी संचालन पर छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। उप जिलाधिकारी सदर ने किशन नगर में 11:22 तक खुला एक बार को बंद किया। वहीं अपर जिलाधिकारी एवं जिलाधिकारी को भी एक बार निर्धारित समय के बाद भी खुल पाया गया, जिन पर कार्यवाही की गई है। दरअसल निर्धारित समय के बाद शहर के पब और बार में शराब परोसे जाने की शिकायत पर जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर शहर में एक साथ कई जगह छापेमारी की। जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, सिटी मजिस्ट्रेट और उप जिलाधिकारी विकास नगर सदर ने एक साथ की शहर के कई बियर बार एवं पब पर निर्धारित समय अवधि के बाद शराब परोसे जाने पर कड़ी कार्रवाई की गई। छापेमारी की कार्रवाई देर रात भी जारी है।
तो वहीं दून के 47 वार्डों में कूड़ा उठान कर रही कोन वाटर क्रेस कंपनी के ड्राइवर हेल्पर फिर हड़ताल पर चले गए। इससे आधे शहर में कूड़ा उठान नहीं हो रहा है और कंपनी कर्मचारियों ने बताया कि वार्ता के दौरान आश्वासन के बावजूद कंपनी ने स्टाफ को पूरा बोनस नहीं दिया। अक्टूबर का वेतन अब तक नहीं मिला है। किराए के वाहन संचालकों को समय से भुगतान नहीं हो रहा है। उधर लोग सफाई वाहन आने का इंतजार करते रहे, लेकिन इन वाहनों का संचालन ठप रहा। देहरादून के ONGC चौक के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक एक इनोवा और कंटेनर की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि एक घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं वहां दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण कर उपस्थित अधिकारियों से घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त की है। देखिए, कल रात्रि में एक बहुत दुखद इंसिडेंट हुआ और कोलागढ़ चौक पर एक ट्रॉला जो क्रॉस कर रहा था और एक गाड़ी जो जिसमें 7 बच्चे सवार थे और इसमें सभी 20 से 22 साल 24 साल की उम्र के थे और गाड़ी थोड़ा सा ओवर स्पीड होने के कारण जो ट्रॉले के साइड में लगने के बाद जो देखा गया घटनास्थल पर और उसकी छत जो है पूरी स्पीड होने के कारण उड़ गई, जिससे हेड इंजरीज मोस्टली लोग को आई, जिससे मौके पर 6 लोग की डेथ हो गई। बाकी गाड़ी के बाद तो एक पेड़ भी जाके टकराती है, जिससे और ज्यादा डैमेज गाड़ी और उसमें जो बैठे बच्चे थे उनको हुआ है। एक इसमें जो घायल था वो सीरियस इंजर्ड था, उसको तत्काल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। अभी जो देखने के बाद डॉक्टर से बात हुई है, उसमें हेड इंजरीज है लेकिन खतरे से बाहर बताया और अभी मुझे लगता है कि जो सर्जरी वगैरह हो जाएगी जिसके बाद और ज्यादा चीजें ठीक होंगी। अभी अंडर ऑब्जर्वेशन 24 आवर्स जो सीरियस रहता है उसको। हरिद्वार से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रवींद्र सिंह टोबाल ने 7 उप निरीक्षक और 3 अपर उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्रों में फेरबदल किया। लंबे समय से थानों में जमी दरोगाओं को भी दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया गया, जबकि जनपद में कुछ समय पहले ही आवत दर्ज कराने वाले दरोगाओं को भी थानों और कोतवाली में तैनाती दी गई। कानपुर थाने में तैनात उप निरीक्षक उपेंद्र सिंह को थाना कनखल और यहां से उप निरीक्षक भजराम चौहान को खानपुर भेजा गया। पुलिस लाइन में तैनात उप निरीक्षक मंसूर अली को कोतवाली रुड़की, मुनव्वर हुसैन को कोतवाली मंगलौर, महिला उप निरीक्षक पूनम प्रजापति को थाना छबरेड़ा रवाना किया गया। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पठन पाठन के साथ खेल गतिविधि भी आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट उत्कर्ष शुरू किया गया है, जिसमें मुख्य शिक्षा अधिकारी और समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को स्मार्ट स्कूल बनाने की दिशा में प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक विद्यालय में फर्नीचर उपलब्ध कराया जाए ताकि कोई भी बच्चा जमीन पर ना बैठे। सभी स्कूलों में टीवी लगाई जाए। सभी कक्षाओं में व्हाइट बोर्ड होने चाहिए। छोटे बच्चों के लिए विद्यालय में झूले, स्लाइड जैसे खेलने का साधन होना चाहिए। कक्षाएं स्मार्ट होनी चाहिए। साथ ही साथ स्कूलों का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा और कक्षाओं को पेंटिंग के माध्यम से आकर्षक बनाया जाएगा। अवगत ही है कि जो प्रोजेक्ट उत्कर्ष शुरू किया गया है शिक्षा विभाग अंतर्गत, जिसमें हम ये ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं कि हमारे जो सरकारी स्कूल हैं, जो बच्चे हैं, वो किसी भी तकनीक से या उपकरण से या हमारे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे विहीन ना रहे। सो इसमें ऑलरेडी सभी प्रिंसिपल्स के लेवल पे सीईओ की मीटिंग हो चुकी है और वी आर ऑलरेडी मिडवे। हमारे 7 ऑब्जेक्टिव्स थे, 7 में से 4 ऑलरेडी संपन्न किए जा चुके हैं सभी स्कूल्स में। जैसे व्हाइट बोर्ड्स, सभी स्कूल्स में इस वक्त व्हाइट बोर्ड्स या तो रिप्लेस हो चुके हैं या तो वहीं दाड़े खेत के महाकालिका मंदिर ग्राम गाड़ी चौना में जिला पंचायत प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के सहयोग से श्रम विभाग द्वारा शिविर आयोजित किया गया। ग्रामीणों को कंबल, छाता, सैनिटरी पैड भी वितरित किए गए। जिला पंचायत सदस्य धन सिंह रावत ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य सिर्फ लोगों को सामान वितरित करना ही नहीं बल्कि उन्हें रोजगार से जोड़ना है। श्रमिकों को सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना की जानकारी दी। जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी जो हैं राबिया प्रवीण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मैं पहली बार देख रहा हूं कि कोई हमारी ज़िले की अधिकारी अपने अल्मोड़ी ज़िले के दूरस्थ गांव में जाकर
कैंप लगा रही हैं, लोगों को सुविधाएं दे रही हैं और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों के समक्ष रख रही हैं और अपने श्रम विभाग द्वारा क्या क्या सुविधाएं आम श्रमिकों को मिल रही हैं उनको रुद्रपुर के अस्पताल से लेके तमाम सारी बच्चों के एजुकेशन से लेके बच्चों की शादी में जो 2 बच्चों की शादी के लिए हमें 51,000 रुपये सरकार देती है, तमाम सारी चीज़ें उन्होंने पब्लिक को समझाई, हमारे मजदूरों को समझाए। मैं उनको अपने क्षेत्र की तरफ से, अपने ताड़ीखेत विकासखंड की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसे अधिकारी पूरे अल्मोड़ा जिले को छोड़कर अन्य जिलों में भी ऐसे अधिकारी हों जिससे कि पूरे उत्तराखंड के अंतिम छोर में बैठा हुआ व्यक्ति का विकास हो सके।